नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम में स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर में रामकथा की पूर्णाहुति पर सीएम योगी की सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और गुरु शिष्य परंपरा पर व्यक्त किए गए विचारों की बात। वहीं सीएम धामी के देवभूमि को प्लास्टिक मुक्त बनाने के संकल्प पर हमारी रिपोर्ट, साथ ही झरना के जंगलों में बेजुबा हाथी के शावक की पुकार पर आधारित रिपोर्ट और चलते चलते बात उत्तराखंड राज्य में पेपर लीक प्रकरण की सुलग रही आग की। तो चलिए चलते हैं विस्तार से। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति का माहौल रहा। इस खास अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर में मौजूद रहे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय भव्य श्री राम कथा की पूर्णाहुति कार्यक्रम में शिरकत की। राम कथा की पूर्णाहुति के इस पावन सहयोग पर सीएम धामी ने सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और गुरु शिष्य परंपरा को लेकर कई बड़ी और अहम बातें कही हैं। देखिए रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा का अवसर और गोरखनाथ मंदिर की पावन धरती, मौका था 7 दिनों से चल रही भव्य श्री राम कथा के पावन समापन यानी पूर्णाहुति का। पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन कुंड में आहुतियां देकर राम कथा का समापन किया। इस अवसर पर पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सीएम योगी ने सबसे पहले अपने गुरु महंत अवैधनाथ और नाथ पंथ के आचार्यों का पूजन कर आशीर्वाद लिया और फिर देश व प्रदेश की समृद्धि की कामना की। पुराणों की रचना की शैली और पुराणों का रचना का कालखंड का शुभारंभ भी वही है। वो कालांतर में अगले 3000 वर्षों तक ये कार्य चलता रहा। और यही कारण है कि वही परंपरा फिर आगे बढ़ती भी गई। जब भी कोई पहला अपने विशिष्ट ज्ञान को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करता था तो वह इस गुरु पूर्णिमा की तिथि को ही उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करता था, यानी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का। गुरु भारतीय परंपरा में हमने उस हर व्यक्ति को माना है। भगवान दत्तात्रेय का आप देखेंगे तो उन्होंने अपने 24 गुरु माने जिससे भी कुछ सीख सकें। आप 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को के माध्यम से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई। आसन के बारे में जब आप देखते होंगे, योग की विभिन्न क्रियाओं के बारे में आप देखते होंगे, वह किसी न किसी विशिष्ट आकृति पर निर्भर करता है। उस जीव के अंदर क्या ऐसे गुण हैं जो उसकी आकृति के कारण उसकी आकृति को विशिष्ट बनाती है और वह विशिष्ट आकृति उसके अंदर उस विशिष्ट गुण को पैदा करती है। एक आसन हो जाता है। अनेक आसन हम लोग करते हैं। उन आसनों में भी हम लोग अलग अलग जीव जंतु के अंदर के उन सभी विशिष्ट गुणों को ध्यान में रख करके उसको करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा ने उन सबको भी अपने अनुसंधान के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए प्रस्तुत किया। संस्कारों के प्रति सीएम योगी का समर्पण। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते सीएम योगी भारत की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा को सर्वोच्च स्थान देते हैं। सीएम योगी ने कई अवसरों पर स्पष्ट किया है कि बुजुर्गों और माता पिता का सम्मान ही भारतीय सभ्यता की असली पहचान है। योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट मानना है कि संस्कृति और संस्कारों के कमजोर होने से राष्ट्र की एकता भी कमजोर होती है। शिक्षा और युवा शक्ति को लेकर सीएम योगी का जोर हमेशा केवल किताबी ज्ञान पर नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा पर रहता है। ये जो आयोजन है, ये आयोजन के पीछे का उद्देश्य भी यही है। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है
कि हर उस विशिष्ट घटना को किसी न किसी पर्व और त्योहार के रूप में संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी व किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मत और मत को मानने वाला हो, अगर वह भारत के अंदर जन्मा हुआ पंथ और संप्रदाय है, वे सभी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के उन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। कोई भी पर्व और त्योहार आप देखेंगे, आप मकर संक्रांति में जाइए, आप रामनवमी के आयोजन को देखिए, आप दोनों नवरात्रि के आयोजन को देखें, आप सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि हो या फिर बड़ी हमारी शिवरात्रि पड़ती है तब। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने जहां एक ओर गुरु शिष्य परंपरा की महानता को रेखांकित किया, वहीं दूसरी ओर रामराज की अवधारणा को आज के भारत के लिए सबसे प्रासंगिक बताया। सीएम योगी ने कहा कि प्रभु राम के आदर्शों को अपनाकर ही एक समृद्ध, सशक्त और सुरक्षित समाज का निर्माण किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने दूर दराज से आए साधु संतों, विद्वानों और कथा व्यास का आदर सत्कार किया और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित कराया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर आस्था और अध्यात्म का केंद्र बना। 7 दिवसीय श्री राम कथा की पूर्ण आहुति के साथ सीएम योगी ने न केवल धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया, बल्कि समाज को एक बड़ा संदेश भी दिया कि अपनी संस्कृति और गुरु परंपरा का सम्मान ही राष्ट्र की असली ताकत है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। देहरादून में विश्व बाघ दिवस के खास मौके पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रवर्तन से संबंधित राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प दोहराते हुए कड़ी चेतावनी दी और आम जनता से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में विश्व बाघ दिवस का अवसर उस वक्त और ऐतिहासिक बन गया जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में शिरकत की। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सीएम धामी ने पर्यावरण संतुलन में जंगलों, बाघों और प्लास्टिक मुक्त वातावरण की भूमिका को रेखांकित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि देवभूमि उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने कहा कि केवल नियम बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि धरातल पर कड़ा परिवर्तन और सख्त चेकिंग अभियान चलाकर इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। तो इस प्रकार से हमारे राज्य में प्रकृति के द्वारा बहुत बड़ा हमको आशीर्वाद भी है। प्रकृति की धरोहर है जो हमको मिली हुई है। इसलिए मुझसे कई बार लोग जब पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि अगर आप नाम लेंगे तो आप कुछ डेस्टिनेशन की बात करेंगे जो हम सभी करते हैं। जैसे एक डेस्टिनेशन पर यहाँ पर हम लोग हैं अभी, देहरादून भी एक डेस्टिनेशन है ना दुनिया और देश की नज़र में, बड़ा डेस्टिनेशन है। लेकिन ऐसे हमारे पास 50-100 डेस्टिनेशन और हैं, लेकिन हम 50-100 की बात नहीं मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप उत्तराखंड में जिस जगह पर चले जाएंगे वही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आपको लगेगा कि एक नया डेस्टिनेशन है। इतना हमारे पास प्रकृति की धरोहर है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड भारत के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहाँ पर बाघों की संख्या में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। लेकिन आज जब हम बाघ संरक्षण की बात करते हैं तो हमें उन खतरों को भी समझना होगा जो धीरे धीरे हमारी प्राकृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा ही एक गंभीर खतरा है। हम सभी जानते हैं प्लास्टिक वर्षों तक प्रकृति में बना रहता है। हमारी नदियों को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी को, उसकी जो उर्वरा क्षमता है उसको प्रभावित करता है, जल स्रोतों को अवरुद्ध करता है,
वन्य जीवों के लिए तो घातक होता ही है। और वन क्षेत्रों में छोड़ा गया प्लास्टिक अनेक बार जो हमारे जंगली जानवर हैं उनके भोजन में मिल जाता है, जिसके बड़े उनके स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और जंगली जानवर ही नहीं, जो हमारे घरों के भी जो गाय हैं, भैंस है, बकरी है या कुछ अन्य जो भी हैं, उनको भी बड़ा नुकसान होता है अगर वो जाने अनजाने में उसको खा लेते हैं। तो इसलिए यदि हमें अपने जानवरों को, जंगलों को, नदियों को सुरक्षित रखना है तो हमें ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसके विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने प्लास्टिक के विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकल्प को सुलभ और सस्ता बनाना होगा ताकि आम जनता और व्यापारी खुद ब खुद प्लास्टिक को छोड़े। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक तंत्र को निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन जन जागरूकता को मुख्य हथियार बनाया जाए। और भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। हमारे राज्य का भी कई बार उन्होंने मन की बात में उल्लेख किया है, स्वच्छता की बात की है। और उन्होंने जो यात्री जो हमारे चार धाम यात्रा पर आते हैं, अभी हमारी कांवड़ यात्रा होने वाली है जिसमें 4-5 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर कुंभ का मेला भी प्रस्तावित है। पूर्णागिरी की बड़ी यात्रा होती है जहाँ 25 लाख से ज़्यादा लोग इस पर वहाँ लोगों ने दर्शन किए हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा होती है, आदि कैलाश की यात्रा हो रही है, जागेश्वर धाम जा रहे हैं बड़ी संख्या में। यहाँ विभिन्न विभिन्न स्थानों पर पूरे देश और दुनिया के लोग आज हमारे यहाँ आते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने उन सभी से अनुरोध किया, अपील की कि जो यात्रा के नियम हैं उन यात्रा के नियमों का सभी यात्रियों को पालन करना चाहिए। और मैं भी उनका अनुसरण करते हुए आज जब भी मुझे हमारे मीडिया के मित्र पूछते हैं या मैं ऐसे स्थानों पर जाता हूं तो मैं सभी से कहता हूं कि भाई हमने अच्छी कांवड़ यात्रा का प्रबंध किया है। विश्व बाघ दिवस पर देवभूमि से दिया गया यह संदेश साफ है, बाघों और जंगलों को सुरक्षित रखना है तो पर्यावरण को प्लास्टिक के जहर से बचाना होगा। अब देखना होगा सीएम धामी की इस सख्त पहल का असर धरातल पर कितना जल्द और कितना व्यापक नजर आता है। देहरादून में आयोजित इस राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण संरक्षण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाघ दिवस पर शुरू हुई ये पहल देवभूमि को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। कहा जाता है कि मां का आंचल बच्चे के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना होता है, लेकिन सोचिए उस 3 महीने के मासूम पर क्या बीत रही होगी जो घने जंगलों में अकेला भटक रहा है और उसकी नजरें सिर्फ अपनी मां को तलाश रही हैं। उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व के झरना रेंज से एक ऐसी ही भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक नन्हा हाथी शावक अपनी मां से बिछड़ गया है। देखिए रिपोर्ट। जरा गौर से देखिए इन मासूम आंखों को। इनमें डर भी है, दर्द भी है और अपनी मां को पुकारती एक खामोश चीख भी। झिरना रेस्ट हाउस के पास जब वन कर्मियों की नजर इस 3-4 महीने के शावक पर पड़ी तो वो अकेला और असहाय खड़ा था। न पास में मां का साया था और न ही हाथियों का कोई झुंड। वन विभाग की टीम ने दिन रात एक कर दिया। हर मुमकिन कोशिश की गई कि नन्हे शावक को उसकी मां और उसके प्राकृतिक झुंड से मिलाया जा सके, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। किसी भी झुंड ने इस बेजुबान को अपने साथ स्वीकार नहीं किया। घने जंगलों की सरसराहट, परिंदों की चहचहाहट और हाथियों की चिंगाड़ के बीच कार्बेट टाइगर रिजर्व की झिरना रेंज का शांत माहौल उस वक्त किसी गहरी तन्हाई में डूब गया जब गश्त कर रहे वनकर्मियों की नजर एक नन्हे असहाय हाथी शावक पर पड़ी। महज 3 से 4 महीने का वो मासूम, जिसकी उम्र अभी अपनी मां की पूंछ पकड़कर जंगल के कायदे सीखने की थी।
झिरना रेस्ट हाउस के पास बिल्कुल अकेला और बेबस खड़ा था। न पास में मां का साया था और न ही कुनबे का सुरक्षा चक्र। शरीर पर मिले चोट के निशान ये बताने के लिए काफी हैं कि मां से बिछड़ने के बाद इस नन्हे जीव ने जंगल में कितने दर्द सहे होंगे। फिलहाल इसे वन विभाग के कैंपस में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। अगर नियति ने इसे इसके परिवार से नहीं मिलाया तो कानून के मुताबिक इसे रेस्क्यू सेंटर भेजा जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि इंसानी कोशिशें क्या कभी मां की ममता और कुदरत की छांव की जगह ले पाएंगी? मासूम शावक के आसपास कोई भी वयस्क हाथी नहीं था। जंगल के खूंखार शिकारी जानवरों के खतरे के बीच वो अकेला जिंदगी की जंग लड़ रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गश्ती दल ने तुरंत आला अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। कुदरत का नियम है कि बच्चा अपनी मां की छांव में ही सबसे सुरक्षित रहता है, इसलिए पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता इस नन्हे मेहमान को उसकी मां और मूल झुंड से वापस मिलाना। आज प्रातः जो हमारी झिरना रेंज है उसके अंतर्गत हमारे वन कर्मी जब अपनी पेट्रोलिंग पे थे तो उन्होंने देखा कि एक हाथी का बच्चा जो झिरना ग्रासलैंड है उसके पास पाया गया। उसके आसपास कोई हर्ड नहीं था उसका, तो तत्काल उसकी सूचना दी गई। हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो ऑपरेशन में लग गई। हमने सबसे पहले हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने जो हर्ड है या उसका जो समूह है अगर उसके साथ मिला सकें तो सबसे अच्छा रहेगा। हमने पूरे दिन भर इसकी कोशिश की पर अनफॉर्चुनेटली कोई हर्ड जो था वो उसको अपने साथ नहीं लेके गया। हमने उसको अब रेस्क्यू कर लिया है। उसके में थोड़ी हल्की फुल्की चोट लगी है। बाकी उसका जो डिटेल्ड एग्जामिनेशन है, वेटनरी एग्जामिनेशन, वो किया जाएगा और तब उसके बाद उसमें कॉल ली जाएगी। फिलहाल हमने उसको अपने जो कैंपस है उसी में रखा हुआ है, वहाँ पर वो क्वारंटीन में रहेगा और तत्पश्चात अगर कोई भी हर्ड में उसको मिलाने में नाकामयाब रहते हैं तो फिर उसको रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी उसको झिरना जो हमारा जो जोन है उसी में रखा। टीम ने नन्हे शावक को आसपास घूम रहे हाथियों के अन्य झुंडों के संपर्क में लाने की कोशिश की। दुखद बात यह रही कि किसी भी झुंड ने उस बेघर बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। जब प्राकृतिक रूप से पुनर्मिलन की सारी उम्मीदें धुंधली पड़ गईं, तब सुरक्षा के दृष्टिकोण से वन विभाग ने उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया। नन्हे शावक को फिलहाल वन विभाग के कैंपस में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। मासूम के शरीर पर कुछ हल्की चोटों के निशान भी मिले हैं। पशु चिकित्सकों की विशेष टीम उसकी सेहत की जांच कर रही है और इलाज जारी है। ये घटना केवल एक रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर भर नहीं है, बल्कि ये वन्य जीव संरक्षण के उस मानवीय चेहरे को उजागर करती है जहां इंसान बेजुबानों का रक्षक बनता है। बहरहाल वन विभाग की नजरें अब भी जंगल की हलचल पर टिकी हैं, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से उसकी मां की चिंगाड़ सुनाई दे जाए और ये मासूम फिर से अपनी मां की गोद में लौट सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली में लंबे समय तक चला पेपर लीक आंदोलन, छात्रों का आक्रोश और उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ भले ही मामला थोड़ा शांत हुआ हो, लेकिन उत्तराखंड राज्य में पेपर लीक प्रकरण की आग अभी बुझी नहीं है। आपको बता दें कि जिस वक्त जंतर मंतर पर छात्रों की भीड़ न्याय मांग रही थी, उसी समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक और चौंकाने वाली खबर आई, जब उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा से पहले देहरादून के शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रश्न पत्र लीक हो गया। यहीं से विपक्ष के सवाल भी शुरू हुए, क्योंकि उत्तराखंड वही राज्य है जिसने देश में सबसे पहले सख्त नकल विरोधी कानून बनाया। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी पेपर लीक मामले को लेकर बीते शनिवार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश पोद्याल के नेतृत्व में कांग्रेसी सड़क पर उतरे, जहां उन्होंने पैदल मार्च निकालते हुए यूनिवर्सिटी कार्यालय कूच किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग को पार कर कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच गए, जिसके बाद मौके पर कुछ देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। वहीं पूरे राज्य में शिक्षा मंत्री का विरोध और इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का मानना है कि हमारी सरकार इसके लिए कड़ा कानून लाई है, जिसमें कोई भी नकल माफिया बच नहीं पाएगा। देखिए, राज्य में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके समय में नकल होती थी तो कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे समय में अगर कोई भी प्रकरण आया तो हमने उसको कभी छिपाया नहीं है, हमने उस पर कार्रवाई की है। और जो ताज़ा प्रकरण आया है उसमें भी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। और वो एक सेमेस्टर, चूँकि इंजीनियरिंग के सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, इंटरनल उनकी परीक्षा थी, वो किसी
व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी सूचना आई थी कि वो प्रश्न पत्र, उसमें कुछ जो प्रश्न पत्र हैं उसमें से कुछ प्रश्न पत्र आए, तो हमने तत्काल कार्रवाई की है और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और पहले भी हम 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेज चुके हैं। आज हमारा मामला था कि जो पूरे देश में आप देख रहे हैं किस तरह की क्रांति चल रही है, ये पेपर लीक का जो एक माध्यम चल रहा है, एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका है। हालांकि दिल्ली जंतर मंतर पे इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ, सारी चीज़ें हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा दिलवाया है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम उत्तराखंड वासी हैं। उत्तराखंड में भी धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में लगातार इस तरह के ही पेपर लीक हो रहे हैं। जब उनका इस्तीफा हो गया है तो इनका इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? वहाँ इस्तीफों की झड़ी लग रही थी और यहाँ धन सिंह रावत की नेतृत्व में यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं और उससे हम बहुत आहत हैं, पूरा प्रदेश आहत है। अहम टूटा है और इसी तरह आज जिस तरह उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा में 2 पेपर लीक हुए हैं, आज अनिल शाह के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में हम सब लोग जेल होके आए हैं अभी, और हमने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह के इस्तीफे की मांग की है। जिस तरह देश में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अब उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड का युवा, कांग्रेस इस लड़ाई को तब तक लड़ेगी जब तक धन सिंह का इस्तीफा, उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री धन सिंह का इस्तीफा नहीं हो जाता है। देखिए, पेपर लीक के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय किया है और मैं इस निर्णय की बहुत सराहना करना चाहता हूं आपके सामने कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है। साथ में जो भी अगर पेपर लीक में लिप्त पाया जाता है तो 10 साल की सजा उसको होगी, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया जाएगा, उस पर किया जाएगा। मुझे लगता है कि इससे कठोर कानून कभी नहीं हो सकता और ये सारे राज्यों में लागू। निश्चित रूप में हम लोग इसको जारी रखेंगे और ये विपक्ष का धर्म भी है कि इस प्रकार के जब ऐसी स्थितियां पैदा हों तो विपक्ष को चाहिए कि सरकार को रास्ता दिखाए। हम सरकार को रास्ता दिखाने का काम करते रहेंगे। आजकल में मुख्यमंत्री क्या इस पर, मैंने 2 बातें मुख्यमंत्री जी से पूछी हैं कि आपने नकल विरोधी कानून की बात की, तो आप या तो ये बताइए कि नकल विरोधी कानून का आपने जब मजबूत कानून की आपने बात की, तो ये जो अपराध अभी हुआ है टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, यूटी यूनिवर्सिटी में, इसमें जो ये पेपर लीक हुआ, आपने वो नकल विरोधी कानून की धाराएं इसमें लगाई? मेरी जानकारी है कि नहीं लगाई, और अगर नहीं लगाई तो क्यों नहीं लगाई? कुल मिलाकर देश व प्रदेश में पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल बन गया है। एक तरफ सरकार का दावा है कि नकल विरोधी कानून के बाद कार्रवाई तेज हुई है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, वहीं तकनीक और निगरानी से परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का हमला लगातार तेज है। विपक्ष का सवाल सीधा है कि जिस राज्य ने सबसे पहले सख्त कानून बनाया वही सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। इस दौरान उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में हुए प्रकरण ने इस सवाल को और गहरा कर दिया है। विपक्ष उच्च स्तरीय जांच, कठोर सजा और जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है, साथ ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। आखिर में मुद्दा यही है कि क्या कानून अपने आप में काफी है या उसे ईमानदारी से लागू करने वाली व्यवस्था चाहिए। वहीं जब तक छात्रों का भरोसा बहाल नहीं होगा तब तक पेपर लीक की आग बुझती नजर नहीं आएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।